हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों आज सामने बहुत देखिए कैसा बहुत उलझा सा फिगर बना हुआ है। अभी तो उसमें बहुत कुछ बनना बाकी है, लेकिन फिर भी एक फिगर आपके सामने रखा है। और हम क्या करने जा रहे हैं, आप वो पढ़ चुके हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे, पूरा का पूरा चीज़ पढ़ा चुके हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। बस लैब में आप आकर के एक एक्सपेरिमेंट बस नहीं किए हैं अपने हाथों से, नहीं तो बाकी इसके बारे में सारी चीज़ें जो हो सकती थी इस लेवल में, वो सारा का सारा आपके सामने रखा गया है। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट, वो कहते हैं कि जब तक लैब में नहीं गए या एक्सपेरिमेंट से भेंट नहीं हुई, अपने हाथों से कुछ अरेंज नहीं किया, तब तक क्या है वो चीज़ समझ में कम आती है। तो आइए, इसमें मैं आपका कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर करूँगा, आपका हेल्प ज़रूर करूँगा कि आप लैब में जाएं। हालांकि बता तो चुके हैं, लेकिन फिर समझिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लैब में जाएं तो फिर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है पोटेंशियोमीटर को। ये जो फिगर बना हुआ है दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये वायर्स को हमने मार्क कर दिया है, इनको नंबर्स लिख दिए हैं इनके सामने। तो ये 10 वायर पोटेंशियोमीटर 10 मीटर का, और यह बहुत ही आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। ये अभी जो चलेंगे इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे रियल, तो आप देखेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर 10 वायर है। 10 वायर का मीनिंग वो वायर एक ही होता है, 10 फोल्ड कर दिए हैं। एक जनरल बोलचाल में हम बोल देते हैं कि हाँ ये 10 वायर पोटेंशियोमीटर है, अदरवाइज ये एक ही वायर है। ये इस टर्मिनल से लेके, देखिए टर्मिनल यहाँ से लेके ये दो टर्मिनल्स हैं, इनको हम जनरली मार्क करते हैं ए बी, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो ये इन टर्मिनल्स के बीच में ये एक ही वायर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से, है ना। ये मैंने जो बनाया है वो 10 मीटर बनाया है, क्योंकि मेरे यहाँ मैं जनरली अच्छा मानता हूँ इसको कि 10 वायर पोटेंशियोमीटर लिया जाए, या ज़्यादा वायर वाला ज़्यादा वायर की लेंथ हो वह पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाए। मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि अगर अच्छा होना भी चाहिए कि अगर वायर ज़्यादा होंगे, मीन्स लेंथ ज़्यादा होगी पोटेंशियोमीटर वायर की, तो वो ज़्यादा ही प्रिसाइज आपको रीडिंग देगा और उसमें सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होगी, उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 10 वायर ही बना लिया, सीधे 10 वायर। हालांकि हम 3-4 यहाँ बना सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है बना दिया तो बना दिया। और यहाँ पर बस क्या है, इसका प्रिंसिपल पहले से जानते हैं किस लिए यूज होता है। वहाँ पर भी हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ के बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो बहुत कुछ नया नहीं है। हाँ, लैब में आने के बाद आपको वहाँ पर फिर भी कनेक्ट करके बता दिया है कि कैसे कैसे क्या अपैरेटस रिक्वायर्ड है इसके लिए, और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो भी बात किया था, लेकिन फिर आज कर लेते हैं। तो आइए इसमें हम क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, देख रहे हैं ना। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, 4 है। इसमें हमारा एम क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो दिस इज पोटेंशियोमीटर, नाम ही है पोटेंशियोमीटर का मतलब पोटेंशियल मीटर है। क्या क्या अपैरेटस यहाँ पर चाहिए, क्या ज़रूरी है, तो एक तो पोटेंशियोमीटर सेटअप है, ये एक तरह से पोटेंशियोमीटर प्लेट है, बोर्ड है जिस पर लगा हुआ है वायर, ये है। तो एक इसमें अपैरेटस क्या है, अपैरेटस की जरूरत है। तो एक तो पोटेंशियोमीटर सेटअप, जो पहले से पोटेंशियोमीटर बोर्ड है ना। सो पोटेंशियोमीटर सेटअप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर बोर्ड एक आप लेते ही हैं। दूसरी चीज पावर सोर्स, या आप क्या लिखते हैं, बैटरी। इसको आप ड्राइविंग बैटरी भी कहते हैं, और सीधे कोई और सोर्स हो सकता है।
हम लोग जनरली बैटरी एलिमिनेटर भी ले लेते हैं। गैल्वानोमीटर वो ज़रूरी है क्योंकि बैलेंसिंग यहाँ भी बैलेंस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर, कनेक्टिंग वायर्स तो रहेंगे। रियोस्टेट, टू वे की, अमीटर भी है, अमीटर। साथ में वो जो सेल्स जिनको कंपेयर करना है वो क्या है, वो सेल्स चाहिए। तो हमारे यहाँ जनरली बहुत कॉमन है, आप सेकेंडरी की लैब्स में कि आपको मिल जाएगा लेक्लांची सेल और डेनियल सेल, ठीक है। 2 प्राइमरी सेल्स, ये सेल कौन से हैं, ठीक। सो लेक्लांची, लेक्लांची सेल, और क्या है, एंड डेनियल सेल, एक हो गया। कुछ सैंड पेपर चाहिए, तो सैंड पेपर, रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ किलो ओम रेंज, ये जरूर चाहिए। एक जॉकी, जो आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या पॉइंट टू पॉइंट आप जाते हैं तो उसके लिए चाहिए, और जॉकी और 1 वे की, ओके, 1 वे की। ऐसा सही। तो ये अपरेटस हैं जो आपके सामने, इनके हमने नाम लिख दिए। इनको पूरे सेटअप में हम कैसे अरेंज करते हैं, क्या करने के लिए, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो आइए यहाँ पर कनेक्शन आप पहले देखते जाइए। यहाँ पर ये टर्मिनल देखिए, ए है और ये बी है, 2 टर्मिनल्स हैं। हमें क्या करना है, पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस सप्लाई लगानी है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। वो पोटेंशियल डिफरेंस सब चेंज कर सकें, ये भी व्यवस्था करनी है। तो रियोस्टेट इसी में आएगा, उसके सप्लाई को ऑफ कर सकें या सर्किट ओपन कर सकें, की भी चाहिए एक। और साथ में इसी वायर के एक सेगमेंट के अगेंस्ट, एक सेगमेंट के क्रॉस आपको 2 सेल्स पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, जिनको 1 बाय 1 कनेक्ट किया जाता है। वायर के पैरेलल, पोटेंशियोमीटर वायर के पैरेलल एक क्या होता है, सेल्स कनेक्ट किए जाते हैं, लेकिन एक ही साथ दोनों नहीं रहते, बारी बारी कनेक्ट करते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, ये कौन कौन से सेल हैं। ये देखिए, ये जो सप्लाई का जो टर्मिनल है, तो जनरली सप्लाई कौन सी होती है, एक लेड स्टोरेज, ठीक है ना, एक लेड स्टोरेज बैटरी अगर पॉसिबल हो तो वो लेते हैं। इसमें स्विच ऑलरेडी लगा है, या आजकल इसकी जगह क्या है, बैटरी एलिमिनेटर यूज़ कर लेते हैं तो भी काम हो जाता है, ठीक है। ये वेरिएक या क्या कर सकते हैं, रियोस्टेट RH ये यूज़ करते हैं। स्विच एक लगा दिया यहाँ पर की, और यहाँ पर ये सीधे माइनस, सो माइनस प्लस ये हो, ये इसके कनेक्शन यहाँ हो गए। और फिर जो कह रहे हैं ना, यही वायर है, पूरा एक ही वायर है यहाँ से वहाँ तक, तो एक ही वायर है। तो अब हमें लेंथ मेजर करना क्या, ये 1 मीटर का सेगमेंट है, एक ही वायर को 1 मीटर में फोल्ड कर दिया गया है ताकि 1 मीटर के 10 सेगमेंट्स मिल गए। तो ये फोल्ड वाला यहाँ से यहाँ जो वायर होता है, देखिए क्या है, जो यहाँ से यहाँ वायर है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ जो वायर होता है, एक ही वायर यहाँ से यहाँ ऐसे आया, तो उसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, वो भी काउंट में आना चाहिए ना। कि अगर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर भी है या 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ
फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, ऐसे तो 5 उधर और 5 इधर, कितने हो जाएंगे? 10-15 सेंटीमीटर तो आपके यही हो जाएंगे एडिशनल वायर। तो उस वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस, उस वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस ना रहे, या वो वायर की उतनी लेंथ इनइफेक्टिव हो जाए, केवल बस जो लेंथ ये सेगमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ के बीच, ये फोल्ड में जो वायर आ रहा है उनका इफेक्ट ना रहे, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर स्ट्रिप लगा देते हैं। यानी यहाँ का रेजिस्टेंस ब्रॉड स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप लगा देंगे। तो अगर वो लगा देंगे तो क्या होगा, इतने इस फोल्ड में जितना वायर है 1-2 सेंटीमीटर, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? नहीं होता। तो एक तरह से वो वायर वहाँ से समझिए हट गया, केवल कनेक्शन रह गया। 1-2 के बीच यहाँ कनेक्शन है बिना रेजिस्टेंस का, 2-3 के बीच यहाँ बिना रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, 3-4 के बीच यहाँ कनेक्शन है बिना रेजिस्टेंस का, है ना। बस वायर दूर दूर रहें, ये लेंथ हमको काउंट ना करनी पड़े, इसलिए यहाँ का लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये 10 वायर पोटेंशियोमीटर, कोई वायर जो मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर है उसमें जनरली आप कांस्टेंटन वायर ले लेते हैं, वो रेजिस्टेंस वायर है, उसका पर सेंटीमीटर कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर इतना रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो जाए, बस इतने 10 मीटर का ही रेजिस्टेंस हमें काउंट करना पड़े, बस इसलिए हम ऐसा करते हैं। वो 10.15 यानी 15-20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा वायर है तो 10.2 मीटर वो ना हो जाए, तो ठीक है, उसको हटाते हैं। और एक गैप चूँकि बनाना है, ये गैप हमको बनाए रखना है, इसलिए ऐसा काम करते हैं। तो ये जो मेटल स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर, है ना, ये जो ये सब क्या है ना, ये ब्रॉड मेटल स्ट्रिप्स है ना, ये मेटल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। या ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? मेटल स्ट्रिप्स। इससे ईएमएफ सेल्स के कंपेयर करने हैं, तो वो सेल्स के ईएमएफ कौन कौन से सेल हैं? 2 सेल हैं, एक यहाँ पर, और ये सेल्स ऐसे। यहां पर क्या है? 2 वे की है, ये देख रहे हैं ना, ये पोर्शन, ये 2 वे की है। और इन दोनों सेल्स की जो पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव नेगेटिव यहां ले गए, ठीक है, दोनों के नेगेटिव, और दोनों के पॉजिटिव कहां ले आते हैं? ये यहां पर। और इनका नेगेटिव कह रहे हैं कि 1 बाय 1 कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये 2 वे की दिया हुआ है कि अगर ये सेल 1 है, ये सेल 1, ये सेल 2 है, बीच में ये 0.3 है, और ये प्लग की है, 2 वे प्लग की है, तो इसका नेगेटिव यहाँ आ जाता है। अब ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? एक यहाँ पर गैल्वानोमीटर है ना, गैल्वानोमीटर। और गैल्वानोमीटर की सेफ्टी के लिए क्या होता है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस RS लगा देते हैं। यहाँ पर भी एक स्विच, यहाँ पर भी एक स्विच ऐसे लगा होता है। और ठीक, और इसके बाद इसमें ये जॉकी कहीं, ये J, यहाँ पर K1, तो करंट चलेगी इसमें। ये जो सप्लाई है, ये जो बैटरी, इसको B1 आप जाने लिख देते हैं। इनका ε1 इनका EMF है, इसका ε2 EMF है, ठीक है। और अगर A और B के बीच आपने सप्लाई लगा दिया, B1 लगा दिया, इसको मान लीजिए भी कटे हुए हैं, तो इस पूरे वायर AB में, यहाँ से यहाँ जो 10 मीटर का वायर है, इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगी। और इसमें जो करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा? इसके हर पार्ट में किसी पार्ट को लेंगे, कोई इसका कोई पोर्शन ले लेंगे, उसके बीच में ये 2 पॉइंट हम ले लें, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यही तो होता है, ठीक।
इसी पोटेंशियल डिफरेंस को काउंटर बैलेंस करके क्या होता है, हम पता करते हैं ईएमएफ कितना होगा। तो जैसे ए और जे, देखिए क्या हुआ, अगर जे पर हमें बैलेंस पॉइंट मिला या ऐसा नल पॉइंट मिला तो क्या हुआ, ए से देखिए वायर 1, वायर 2, वायर 3 और फिर वायर 4 पर मिला हुआ है, यानी कि 3 मीटर और फिर इधर से आ रहे हैं 3 मीटर समथिंग पर क्या मिल गया हमको, बैलेंस पॉइंट मिल गया। अगर मान लेते हैं ऐसा, तो ए और जे के पूरा 10 मीटर है। अगर यहाँ से यहाँ आपने मान लिया 2 बोल्ट भी लगा दिया, यहाँ से यहाँ 3 बोल्ट लगा दिया, ए और बी के बीच 3 बोल्ट लगा दिया, तो 3.5 मीटर के आसपास है, तो वहाँ कुछ बोल्ट होगा, लगभग 1 बोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पूरा 3 बोल्ट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 3.5 मीटर है, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, नेचुरली 1 वोल्ट के आसपास होगा। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच है, किसकी वजह से, इस अप्लाइड बैटरी की वजह से। ये ए से बी की ओर करंट पास करना चाहता है ऐसे, यानी इधर से इधर की ओर, ठीक है। ये सेल क्या करते हैं, अगर सेल ये जुड़े हुए हैं, इनका तो पॉजिटिव यहाँ पर इधर की ओर है, ये क्या करना चाहते हैं, ए और जे के बीच, ये तो इसमें ए से बी के बीच तो ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ये तो होगा। ए इस बैटरी की वजह से यहाँ पर करंट कैसे जाएगी, इधर से जाना चाह रही है, ए से इधर की ओर, क्योंकि ए पर पोटेंशियल हाइयर है, जे पर लोअर है। तो ये जो पाथ है, देख रहे हैं ना, ये वाला पाथ ε1 वाला, ये पाथ ε2 वाला, ऐसे पाथ है, इसमें भी हाइयर बोल्ट से लोअर बोल्ट की ओर क्या होगा, यानी हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होगा, करंट चलना चाहेगी। लेकिन ये सेल क्या करता है, ये इस ब्रांच में ऐसे करंट पास करना चाहता है, किधर की ओर, ऐसे ले आना चाहता है, देख रहे हैं, ये इधर की ओर करंट पास करना चाहता है, ऐसे ऐसे हो करके, ये ऐसे फिर इधर, है ना। तो ये दोनों सेल्स इधर की ओर करंट लाना चाहते हैं, और ये बैटरी जो इसमें जुड़ी हुई है इस वायर में, वो इधर करंट ले जाना चाहती है। तब क्या होता है, दोनों बैलेंस होते हैं। जहाँ पर जिस लेंथ पर ये दोनों अपोजिट टेंडेंसीज हैं, और जिस लेंथ पर जाने पर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस बैलेंस हो जाते हैं, वहीं पर क्या होता है, वहीं पर इसी को बोलते हैं कि जो ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से है, उतना ही सेल का ईएमएफ है। क्योंकि ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये वाला सेल इधर करंट पास करना चाहता है, और ये वाला सेल ऐसे करंट पास करना चाहते हैं, वही दोनों बैलेंस होते हैं। तो आइए इसी पर हम लिख सकते हैं, जो थियरी है वो यही तो कहती है। तो हमें जो कि आपको और अच्छी तरह जानना है, तो निश्चित आप चले जाइए वहाँ पर, कहाँ, चैप्टर 3 जो थियरी पोर्शन चल रहा था ना, तो चैप्टर 3 के 20, 21, 22 वो जो वीडियो हैं आप उनको ज़रूर देखिए, और उससे आपका पूरा थियरी पोर्शन कम क्लियर होगा, और प्रैक्टिकल वाले में भी आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा। जो कि एक्सपेरिमेंट, हमें एक्सपेरिमेंट मेन है, हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल दे चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर देने की क्या ज़रूरत है, आप देख लीजिएगा, मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप ज़रूर जाइए देखिए वहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं उतना डिटेल देना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, घंटे पर लग जाएगा उसको बताने में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जबकि एक बार हो चुका है। तो ये अपैरेटस सारी चीज़ें लगा दिया, 2A की यहाँ पर है, और बाकी चीज़ें हैं, सप्लाई बैटरी है, कुछ की है, और ये रियोस्टेट है, और पॉजिटिव नेगेटिव का जुड़ाई है। ये एक रेजिस्टेंस है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है। ये किस लिए होता है, गैल्वेनोमीटर बहुत ऐसी चीज़ है, सेंसिटिव डिवाइस है, थोड़ी भी करंट जाएगी, मिली एम्पियर के, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर करंट जाएगी तो डिफ्लेक्शन अच्छा खासा देता है। अगर उसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगी तो डैमेज भी हो सकता है। इसलिए इस पाथ में अगर कभी ज़्यादा करंट होगा, अगर बैलेंस पॉइंट से बहुत दूर इसको टच कराएंगे ना, जॉकी को यहाँ वहाँ, तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, वो चाहे ऐसे फ्लो करे या ऐसे फ्लो करे, है ना। बैलेंस पॉइंट पर जब ये जॉकी होता है तो बी, इस बैटरी की वजह से इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी इन जो भी इसमें जुड़ा हो, इसमें से जो भी जुड़ा हो, उसकी वजह से इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन बैलेंस पॉइंट से अगर दूर होता है तो या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा, दोनों अनबैलेंस होंगे।
तब करंट चलेगी। तो अब करंट चलेगी तो बैलेंस पॉइंट से जितना ही ज़्यादा दूर होगा उतना ही करंट इसमें ज़्यादा चलेगी, चाहे ऐसे चले या ऐसे चले। तो ये डैमेज हो सकता है। तो इसी को डैमेज से बचाने के लिए क्या होता है, बीच में रेजिस्टेंस होता है, बड़ा रेजिस्टेंस, किलो ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, इस रेजिस्टेंस का बैलेंस पॉइंट की पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बैलेंस पॉइंट अपनी जगह वहीं मिलेगा, चाहे ये ना रहे या ये रहे, क्योंकि बैलेंस होने पर क्या होता है, करंट इस ब्रांच में करंट तो चलती नहीं, तो फिर बैलेंस मिलेगा। जब बैलेंस मिलने वाला है तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, बस एक करंट जब चल रही है तो बचाने के लिए इसको। बैलेंस पॉइंट पर तो करंट चलती ही नहीं है, तो बैलेंस पॉइंट पर नहीं चलती तो इसके लगने या ना लगने कोई फर्क नहीं। इसलिए जब बैलेंस पॉइंट के नज़दीक पहुंचते हैं ना, तो क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं, यानी इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है बीच में। तो ये एक तरह से शंटिंग करते हैं कि ये शंट है। तो जब तक करंट चल रही है ज़्यादा तब तो ठीक है, इसको ओपन रखते हैं, और जब बैलेंस पॉइंट के नज़दीक आ रहे हैं, लग रहा है कि अब बैलेंस पॉइंट के आसपास आ गए हैं, तो क्या करिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए ताकि बैलेंस पॉइंट की क्लियर पोजीशन आपको मिल जाए। तो ये चीज़ आप सावधानी रखिए। तो आइए हम देखते हैं अब थियरी क्या है। थियरी तो बता ही दी है, ठीक है, और फार्मूला यूज्ड। थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर के या किसी रेजिस्टेंस वायर के किसी सेगमेंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इफ a steady current is flowing through a conductor, then potential difference across any segment of conductor is directly proportional to length of the segment। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक। आप जानते हैं यहाँ पर B प्रोपोर्शनल टू L, ओके, प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो V प्रोपोर्शनल टू K, B इज इक्वल टू KL। KL क्या है, यहाँ पर कोई सेगमेंट इसको ले लेंगे, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस क्या हो जाएगा, काउंटर बैलेंस करके पोटेंशियल को ईएमएफ पता करते हैं। काउंटर बैलेंसिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल विद वी के, कौन सा वी, यही वाला वी, we determine EMF, okay, here K is what, K is potential gradient है ना। इस वायर के पर मीटर लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में जो ये लेंथ है वो पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड से लेते हैं, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, लेंथ L is
taken from its one end, its one end है ना, से ए से ले है ना, ए से यहाँ से लेंथ ले रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं क्या होता है, बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट हमें L1 मिलता है जब 1 और 3 आपस में जुड़े होते हैं। 1 और 3 को कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, सर्किट में कौन आ जाएगा, इस लूप में, ये सेकेंडरी लूप है, आप जानते हैं कि ये सेल के लूप में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 वाला सेल आ जाएगा। आइए थोड़ा हम इस ऑब्जेक्टिव को भी हम इरेज ही कर देते हैं ना। ये इफ प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन 1 and 3, 1 and 3, तो क्या हो जाएगा, सेल ऑफ EMF एप्सिलॉन 1 ओके कम्स इन द लूप, ऐसा हो जाएगा। कौन सा लूप, सेकेंडरी लूप। इन द सेकेंडरी लूप, देखिए ये लूप तो प्राइमरी लूप है ना, ये कौन सा लूप है, प्राइमरी लूप है ना, ये है। और यहाँ जो लूप है क्या है, सेकेंडरी लूप, मतलब ये जो इस वायर से लेकर के ए से लेके एप्सिलॉन 1 जे और यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, सब सेकेंडरी लूप। तो ये सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी लूप है। तो अगर ये की यहाँ इंसर्ट कर दें तो एप्सिलॉन 1 क्या आ जाएगा, सर्किट में आ जाएगा। और इसके लिए बैलेंस पॉइंट मान लेते हैं L1 पर मिलता है, कहाँ से, ए से जे के बीच। तो L1 कैसे गिनेंगे, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर 3 हो गया। और इसके बाद स्केल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस स्केल से इसकी सीध में यहाँ पर मेजर कर लेंगे। 3 मीटर तो कंप्लीट हुआ, और 4th पर है तो इधर से आएंगे। अगर यही यहाँ बैलेंस पॉइंट मिलेगा तो क्या करेंगे, हम 5th पर यहाँ से आएंगे, ठीक है, ऐसे मेजर करेंगे। तो ध्यान रखिए किधर से वायर आ रहा है, तो वैसा ही यहाँ पर मेजर करना है। सो कम्स इन द लूप, इन द सेकेंडरी लूप, secondary loop, let balance point for this cell is obtained at L1, then VAJ, this is what, KL1, A और J के बीच पोटेंशियल डिफरेंस KL1, और एप्सिलॉन 1 इक्वल्स KL1, वही तो होता है। सिमिलरली इफ प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3, then we get balance point at L2, against the EMF epsilon 2. This implies that epsilon 2 equals KL2, ये हो गया, ठीक है। बस इन्हीं L1 L2 का रेशियो आपको एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का रेशियो हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2, सो डिवाइडिंग क्वेश्चन 1 बाय क्वेश्चन 2, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स L1 बाई L2 हो जाएगा। ये एक तरह से फार्मूला हो गया आपके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन, ये आप यूज़ करेंगे। L1 L2 डिस्टेंसेस हैं, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में लीजिए, आपकी मर्जी। तो आपको एक तरह से मेथड बता दिया इस एक्सपेरिमेंट में, है क्या।
सबको, सभी वायर को क्या करिए, वह सभी कनेक्शंस को टाइट रख करिए, सभी पूरा जितने वायर आपको कनेक्ट करने हैं सबको क्लीन करिए, कोई पार्ट लूज या ना हो, सेल बहुत पुराना या इस तरह का ना हो, केमिकल तुरंत बनाइए और तुरंत तैयार उसको कनेक्ट करिए बढ़िया से। जॉकी को वही वैसे ही प्रिकॉशन लेने हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको प्रेस नहीं करना है और रगड़ना नहीं है, तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन क्या क्या लेने हैं। एक तो आप इन सेल्स को आप मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीमीटर सही है और आप जो मेजर कर रहे हैं वो गलत है, आप वेरीफाई करिए, बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तब दिक्कत है, अदरवाइज़ आपका जो मेज़रमेंट है वही सही माना जाएगा। अब एक चीज़ और, मैं पहले नाम लिया है और लिखा भी हूँ उसमें अप्रेंटिस में, लेकिन यहाँ कनेक्ट नहीं किया हूँ, सॉरी फॉर दैट। एक अमीटर ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एक अमीटर ले लीजिए, ये मिलीमीटर यहाँ कनेक्ट कर दीजिए ताकि कांस्टेंट करंट रहे। हमें ये मालूम रहे, ऐसा ना कि किसी फ्लक्चुएशन से आप, हो सकता है आप बैटरी एलिमिनेटर यूज़ कर रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन हो रहा हो, उससे डाउन हो रहा हो, या आप सेल ही थोड़ा जो बैटरी है उसी में थोड़ा पुराना है तो समय के साथ थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है तो करंट कम हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट करंट फ्लो करनी चाहिए, इस पूरे वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करनी चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर में, इसलिए अमीटर जरूर लगा दीजिए। आपकी मर्जी, अच्छा और करना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं तो यहाँ इनके बीच में वोल्ट मीटर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक वोल्ट मीटर भी लगा दीजिए ताकि ये मालूम रहे कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, जितना हमने लगाया है वही है, ये बदल तो नहीं रहा है, तो यहाँ से यहाँ वोल्ट मीटर भी लगा दीजिए, तभी ये L1/L2 इक्वल्स ε1/ε2 होगा, तभी ये सही होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा। तो फिर मैं जनरली ऐसा करता हूँ कि यहाँ से अमीटर लगाए या ना लगाए, वोल्ट मीटर जरूर लगा देते हैं, तो अमीटर भी लगा दीजिए, वोल्ट मीटर भी लगा दीजिए और अच्छा रहेगा, दोनों ओर से वेरिफिकेशन होगा, कोई एक उसमें से बहुत बढ़िया फंक्शन नहीं कर रहा तो दूसरा क्या करेगा, काम करेगा, तो ये ज़रूर कर लीजिए। तो आइए अब क्या है, हम ऑब्जर्वेशन टेबल में देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप मीटर यूज़ कर रहे हैं, वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं, उनका नाम लीजिए, बैटरी का सप्लाई, बैटरी का वोल्ट कितना है वो लीजिए, कितना वोल्ट लगाया है वो ले लीजिए, और उसके बाद आप मल्टीमीटर से इनके सेल्स के ईएमएफ पता कर लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा और आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखते हैं कि आप कितना सही हो रहे हैं या मल्टीमीटर का आपसे ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो आइए ऑब्जर्वेशन ठीक है, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ये आप लिख दीजिएगा जो भी होगा। ईएमएफ ऑफ सेल 1, ईएमएफ ऑफ सेल 1, ये यूजिंग मल्टीमीटर, ये सब मल्टीमीटर का यूज करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल 2, ये भी मल्टीमीटर यूज करके। लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर, ठीक है, और रेंज ऑफ अमीटर, ऐसा हो जाएगा। वोल्ट मीटर यूज करें तो वोल्ट मीटर का भी लिख दीजिए। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या रहेगा, तो बहुत कुछ क्या करना है, बैलेंस पॉइंट दो तो लिखने हैं। आपके फार्मूले में कम पैरामीटर्स रहेंगे उतने ही टेबल में कम चीज़ें रहेंगी, उतना ही आसान होगा एक्सपेरिमेंट करना आपका। तो ये देख के सर्किट भले भारी भरकम लग रहा हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस जो इसमें है, प्रोसेस है, बहुत आसान है। इवन आपके जो मीटर ब्रिज वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे भी आसान है। तो इसमें आप तनिक भी आप इसको डरना नहीं है, इसको देख करके सर्किट बहुत भारी भरकम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो बस क्या करना है, आपने सेल लिया और वहाँ पर ये बारी बारी कनेक्ट कर लिया। किसके लिए, एक बार लैग्रांज सेल के लिए, एक बार डैनियल सेल के लिए, और दोनों का देख लिए कंप्लीट वायर कितने हैं,
और ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है। तो L1 L2 आप इवन एक बार इधर से चलते जाते हैं देख लेते हैं, एक बार इधर से आते हैं देखते जाते हैं, है ना। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये भी कहते हैं। सो टेबल सीरियल नंबर जरूर रहेगा, सीरियल नंबर, अमीटर रीडिंग, सीरियल नंबर, अमीटर रीडिंग, अमीटर रीडिंग, ओके, एक हो जाएगा। अब यहां दो पार्ट करेंगे, किसके लिए, ये कौन सी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, है कि नहीं, किसके लिए, लेक्लांची सेल के लिए। और यहां पर क्या है, यहां पर डैनियल सेल के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें भी दो दो ले रहे हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मीन, ठीक है ना। यहां भी तीन लेते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मीन। यहां पर भी है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मीन। ये और सोचिए कि इनके लिए कि एक ये 1 और 3 के बीच प्लग इंसर्ट कर दिया और फिर बैलेंस पॉइंट की ओर इधर से आगे बढ़ रहे हैं टच करते हैं, यहां मिल गया, ठीक है। एक बार फिर इसी बार इधर से बढ़ते हुए बैलेंस पॉइंट की ओर आ रहे हैं, यहां मिल गया। वैसे तो हम जनरली बैलेंस पॉइंट लेते हैं तो एक बार यहाँ टच करते हैं, एक बार यहाँ टच करते हैं, फिर और नज़दीक आते हैं, एक बार यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, है ना। बैलेंस पॉइंट लेने का ये भी यही तरीका है कि बैलेंस पॉइंट जब लेने जा रहे हैं तो क्या करिए, एक सेकेंड बार पर टच करिए तो एक थर्ड पर टच करिए तो एक बार 8th पर आ जाइए, 5th पर आ जाइए तो फिर इस पर आ जाइए, है ना, इधर से 6th पर आ जाइए, 4th पर इधर से 4th, इधर से 6th, तो अपने आप मालूम हो जाएगा कि किधर जा रहा है। अगर बैलेंस उसमें डिफ्लेक्शन बदलता है तो वो बता देगा कि बैलेंस पॉइंट किधर मिलने जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, लेकिन ठीक है, अलग अलग अपने लिखने के तरीके हैं, आप जरूर जैसे मन हो वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मीन। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल गया L1 लेक्लांची सेल के लिए, ये मीन L1 है, ठीक है, ये मीन, अब ये क्या है L1 है और यहाँ मीन क्या है L2। तो रेशियो क्या है इनका, रेशियो ε1 अपान ε2 इक्वल्स L1 बाई L2, जितना आता है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 ऐसे आप करते जाएंगे और आपको रेशियो मिल जाएगा। तो मीन रेशियो। अब इसके बाद क्या है, आप रिजल्ट लिखेंगे या कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मीन रेशियो, मीन निकालना आप जानते हैं, ठीक है, मीन रेशियो। और उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट जो आया, जो रेशियो आया, मीन आया, वही लिख दीजिए रिजल्ट, इतना। इनका कोई यूनिट नहीं होगा। इसके बाद प्रिकॉशंस है, तो प्रिकॉशन पहले ही बता दिया आपको। प्रिकॉशन तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही पढ़ना है कि वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो देख लीजिए, करंट कांस्टेंट होनी चाहिए, पावर सप्लाई ऐसी लीजिए, बीच में देखते रहिए कि कहीं बदल तो नहीं रहा है, हीटिंग इफेक्ट ना हो इसलिए बहुत ज़्यादा वोल्ट नहीं यहाँ यूज़ करिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट लो ही रहे, यानी यहाँ से यहाँ अगर कम वोल्ट लगाएंगे तो ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लो रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल्स के ईएमएफ से कम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये कहेंगे वहाँ तो मालूम ही नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा कि जो सेल्स होते हैं 1 से 2 वोल्ट के बीच में ही होते हैं,
कुछ ज़्यादा तो होते नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पर जब भी ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे 2 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, वायर की लेंथ यानी 10 वायर पोटेंशियोमीटर मिले तो बहुत अच्छा है, 8 वायर 6 वायर पोटेंशियोमीटर, बहुत कम वायर वाले या छोटे लेंथ नहीं लेनी चाहिए। तो ये ज़रूर आप इसका ध्यान रखेंगे। जॉकी को बहुत ज़ोर से रगड़ना नहीं है, पीटना नहीं, उस पर प्रेस नहीं करना है, बस टच करना है आराम से। सारे कनेक्शंस क्लीन होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। वो जोड़ने से पहले वायर को क्या करिए, बहुत साफ कर लीजिए बढ़िया से। तो ये कॉमन प्रिकॉशन है। और यहाँ पर इसको ना भूलिए कि हाई कर बैलेंस पॉइंट से बहुत दूर रहेंगे तो हाई करंट जाएगी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ्लेक्शन फास्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रेजिस्टेंस जरूर लगाइए। और बैलेंस पॉइंट के पास पहुँचिए तो अपने आप मालूम होता है कि डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, तो मालूम हो जाएगा बैलेंस पॉइंट की ओर पहुँच रहे हैं, तो ये वाला की क्या करिए, क्लोज कर दीजिए, यानी ये शॉर्ट कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जुड़ जाए, रेजिस्टेंस बीच में इनइफेक्टिव हो जाए। तो ये प्रिकॉशंस हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। सोर्सेस ऑफ एरर इन्हीं जगहों से आ सकता है जहाँ प्रिकॉशन लेने की बात कर रहे हैं कि अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म हो, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा हो, बीच में करंट चेंज हो रहा हो, तो एरर हो सकता है। वन वे डिफ्लेक्शन आता है कभी कभी, ये तब होता है जब कनेक्शंस क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जैसे क्या हो जाए कि ये यहाँ पर ए से सप्लाई का पॉजिटिव है, इन दोनों सेल्स का पॉजिटिव है, अगर गलती से क्या हुआ कहीं सेल्स का या नेगेटिव जुड़ गया है तो आपको कभी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलने वाला है। कभी एक दूसरे को सपोर्ट कर जाएंगे। इस ब्रांच में यानी गैल्वेनोमीटर में जो करंट है हम उसी को बैलेंस कर रहे हैं ना, उसी को जीरो कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में करंट कभी जीरो होगी नहीं, क्योंकि दोनों उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ होगा नहीं। इसके बाद जो हमें चलना है अपरेटस पर, तो फिर एक बार हल्का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते जाएंगे, जो आपको बताया है यहाँ पर बताते चलेंगे, कनेक्शन करते जाएंगे और आप एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलें, फिर आइए चलते हैं अपरेटस पर और वहाँ देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिर हम जो आपको अभी बता रहे थे कि हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर जा रहे हैं, और ये सेटअप में ये सामने सारा का सामान रखा हुआ है ना। जो भी अपरेटस आपको रिक्वायर्ड है ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। मैं 1 बाय 1 सबका नाम बता रहा हूँ, और किसको कैसे जो कनेक्ट करना है ये हम आपको बता देंगे। तो पहले तो ये देखिए क्या है, ये पोटेंशियोमीटर प्लेट है, बता रहे थे 10 वायर पोटेंशियोमीटर। अपनी लैब में क्या है, 10 वायर पोटेंशियोमीटर है यहाँ पर। तो ये 1 मीटर के 10 सेगमेंट्स हैं। एक ही वायर क्या हुआ है, यहाँ से ये दोनों एंड हैं, ए और बी, जो भी आपको फिगर में बता रहे थे, ए और बी यही एंड है। तो यहाँ से यहाँ के बीच ये पूरा ये दिख रहा है ना, वैसे वायर क्या हुआ, टर्न होता हुआ इधर उधर यहाँ आया हुआ है। और ये जो ब्रॉड प्लेट्स हैं, अभी थ्योरी में बता रहे थे, टर्निंग पर जो वायर है उसके रेजिस्टेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ब्रॉड स्ट्रिप्स लगाए होते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, यही पोटेंशियोमीटर वायर है। इसी में क्या करते हैं, हम कांस्टेंट करंट अलाउ करते हैं। इसके बाद इसी के किसी सेगमेंट के बीच में पोटेंशियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेल के ईएमएफ से बैलेंस करके उसका सेल ईएमएफ पता करते हैं। तो ये सब सारी थ्योरी बता चुके हैं, उसमें कोई नई चीज़ बतानी नहीं है, आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, हम ये सेटअप बता रहे हैं कि ये आपको प्लेट मालूम हो गया। इस पर पावर सप्लाई या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई की जगह हमने बैटरी एलिमेंटर रखा हुआ है। आप इस रेंज इसकी काफ़ी बड़ी है, 12 वोल्ट तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 3 एम्पियर मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर ड्रा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें अलाउड नहीं है, अदरवाइज ये बर्न कर सकता है। इसके पॉजिटिव देखिए थोड़ा सा रेडिश ब्राउन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ एक नेगेटिव टर्मिनल जो ब्लैक से है, इसका इंडिकेटर है, देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको। लेकिन क्या करते हैं, आप रियोस्टेट का भी यूज़ करते हैं, वहाँ स्मूथ वेरिएशन हो सकता है। तो रियोस्टेट, एक रियोस्टेट लिए हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए, उस बीच में लगाएंगे, ये रियोस्टेट है। आप वो जानते हैं इसका यूज़, पहले एक्सपेरिमेंट में आपका हो चुका है। बोल्ट मीटर कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोल्ट मीटर लगाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अभी अप्लाइड है ये आप जानने के लिए थोड़ा सा लगा सकते हैं बोल्ट मीटर। और ये कांस्टेंट रहना चाहिए पूरे एक्सपेरिमेंट में। ये आपका मिलीमीटर है, मिलीमीटर कांस्टेंट, इसमें जो इसमें करंट फ्लो कर रही है इस वायर में वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हम बाकी आगे के एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे। तो
ये अपरेटस है, और ये जो सेल है आपके सामने, इससे पहले से आप परिचित हैं कि ये लैक्लांशियस सेल है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ लैब में होता है। कांस्टेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये जाना जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसमें। ये आपके सामने डेनियल सेल एक है। लैग्रांज सेल में बताया था कि ये कैंडल इसके अंदर भरा हुआ है, क्या है, कार्बन रॉड है और कार्बन पाउडर है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। यहाँ पर क्या है, ये जिंक रॉड है, नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, और NH4Cl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो सोल्यूशन है। और यहाँ पर भी क्या है, एक डेनियल सेल है, कॉपर कंटेनर है, इसमें एक कैंडल ये है, इस पूरा स्पॉट ये भी इसका है। इसमें आपने इस पूरा स्पॉट में आप H2SO4 सोल्यूशन 2% 3% सोल्यूशन इसमें भर देते हैं, और जो बाकी इसके सराउंडिंग में जो कंटेनर में भरा हुआ है वो क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये है, और इसका जो मेटेलिक पॉट है यही पॉजिटिव टर्मिनल है। जो मेटेलिक पॉट है यही क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसमें भी नेगेटिव की तरह जो यूज़ करना है यही जिंक रॉड। देखिए जिंक रॉड है, इसमें डालते हैं H2SO4 सोल्यूशन में। तो ये यहाँ पर इसका अरेंजमेंट है सेल का इस तरह का। और यहाँ एक और चीज़ है जो रखा हुआ है, टू वे की का यूज़ क्या करते हैं, बारी बारी सेल्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। एक बार एक सेल कनेक्ट करेंगे, दूसरी बार अलग सेल कनेक्ट करेंगे, इसलिए बार बार हमको निकाल के कनेक्शन ना करना पड़े, इसलिए हम एक ही बार रख देते हैं। बस प्लग इंसर्ट करेंगे, यहाँ से वहाँ बदल देंगे तो सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगला सेल कनेक्ट हो जाएगा। एक ये बड़ा सा रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसकी रेंज काफ़ी है, 11,000 ओम भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें 2,000-3,000 ओम की ज़रूरत पड़ेगी। जो क्या है, गैल्वेनोमीटर की सीरीज़ में इसको लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उसको। बैलेंस पॉइंट यहाँ भी वैसे भी आपको भी थ्योरी में बता रहा था कि बैलेंस पॉइंट यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से चेक करते हैं कि कैसे होगा। तो आइए हम इसके बाद फिर क्या करते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ये इसके जो सप्लाई का पॉजिटिव है, इस वाले सेल का पॉजिटिव है, इस वाले सेल का पॉजिटिव है, सॉरी ये तो नेगेटिव, इस वाले सेल का ये पॉजिटिव है, डेनियल सेल का पॉजिटिव यहाँ पर है, सप्लाई का पॉजिटिव देखिए यहाँ पर है। तीनों एक ही जगह कनेक्ट होंगे, एक एंड पर। सप्लाई का नेगेटिव दूसरे एंड पर होगा, और जो सेल्स के नेगेटिव हैं वो कहाँ जाएंगे, वो एक सेल का नेगेटिव यहाँ, दूसरे सेल का नेगेटिव। जिस सेल को हमको लूप में लाना होता है उसके लिए वहाँ पर की इंसर्ट कर देते हैं, वो लूप में आ जाता है। और दूसरे सेल को लाना हुआ तो ये वाला प्लग निकाल के यहाँ कर देंगे तो ये लूप में आ जाएगा। तो हम इस पर कनेक्शन कर लेते हैं अभी सारा का सारा, जैसे कि वहाँ पर फिगर में आपको बताया हुआ था वो कनेक्शन। और वो तब उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं। हम जो अभी एक्सपेरिमेंट जो करने जा रहे हैं वो क्या है, EMFs का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हालांकि इसी जगह हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल का EMF पता कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो उसमें भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें ये 10 वायर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ मालूम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे, अप्लाई कितना है पोटेंशियल डिफरेंस से हमें मालूम ही होता है, तो हम सेल का EMF भी पता कर लेंगे। तो आइए पहले कनेक्शंस कर लेते हैं। अब इसमें हो चुका ये देखिए, ये नेगेटिव से आके यहाँ पर भी हो चुका है ना, और वही यहाँ ले आना है, नेगेटिव से आ रहा है तो नेगेटिव अमीटर का नेगेटिव में हो गया है ना। अब जो अमीटर का पॉजिटिव है ये, इसको ले जाइए कहाँ पर, उसके पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव यहीं कनेक्ट करिए इस पर। लेकिन अभी आप क्या करें, नेगेटिव है ना, नेगेटिव सबका नेगेटिव। तो ये कनेक्शंस क्या हुए, कंप्लीट हो गए। आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव किसका, सप्लाई का,
पॉजिटिव कहाँ गया है कि पॉजिटिव यहाँ से वो गया है, हाँ वहाँ पर देखिए सब उसका सप्लाई का पॉजिटिव वहाँ आगे कनेक्ट हुआ है। वहीं से दोनों के पॉजिटिव और कौन गए हैं, ये सेल के पॉजिटिव देख रहे हैं, ये सेल का लेक्रांसी सेल का पॉजिटिव कहाँ गया है और डेनियल सेल का पॉजिटिव, डेनियल सेल का पॉजिटिव क्या है, वो पॉट ही है, तो वो भी वहीं गया है और ये भी यहीं गया है। ठीक है, यानी जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये वोल्ट मीटर देखिए उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल वहीं पर गया है, एक ही जहाँ पर ये हाथ रखे हुए हैं वहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्ट मीटर का है। वोल्ट मीटर का नेगेटिव देखिए क्या दूसरे एंड पर है, दूसरे एंड पर यहाँ आ रहा है ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव, और साथ में एक और वायर वहाँ दिख रहा है नेगेटिव टर्मिनल पर, वो क्या है, सप्लाई का नेगेटिव। देखिए ये जहाँ सप्लाई का नेगेटिव कहाँ, ये मिली एम्पियर जो लगा है पाथ में, तो मिली एम्पियर से होता हुआ ये रियोस्टेट में से निकल करके कहाँ गया है, रियोस्टेट से होता हुआ कहाँ गया, नेगेटिव में। तो आप ये देख सकते हैं ये हो गया। अब देखिए अब सेल के नेगेटिव क्या क्या है। लेग्रांजी सेल का नेगेटिव यहाँ पर, हाँ लेग्रांजी सेल का नेगेटिव देखिए ये यहाँ पर जुड़ करके कहाँ गया, ये यहाँ से सीधे कनेक्ट हो करके ये गया है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ टू वे की में गया, ये टू वे की में आप देख सकते हैं लेग्रांजी सेल का नेगेटिव ये आया है। और जो अभी वो जमीन ये पड़ा हुआ है टेबल पर, वो नेगेटिव किसके है, डेनियल सेल के लिए नेगेटिव है, वो भी टू वे की के दूसरे एंड पर है। और जो बीच वाला टर्मिनल है टू वे की का, वो देखिए एक बड़े रेजिस्टेंस से होते हुए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस से होते हुए ये निकल कर कहाँ गया है, ये गैल्वानोमीटर में गया है। और गैल्वानोमीटर आप ये देख सकते हैं, गैल्वानोमीटर ठीक है ना यहाँ पर, ठीक सही है, इसमें कोई एरर भी नहीं है। गैल्वानोमीटर का जो दूसरा एंड है वो कहाँ ले गए हैं, दूसरा एंड देखिए ये जॉकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी बैलेंस पॉइंट वैसे ही पता करते हैं जैसे कि पहले किया था। अब क्या करेंगे, जैसे अगर हमें अभी हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ईएमएफ्स का, तो दोनों सेल्स को बारी बारी, पूरी थ्योरी में बात यही हो रही थी कि दोनों को बारी बारी क्या करना है, सर्किट मिलाना है सेकेंडरी लूप में। ये प्लग है जो सामने, अगर उसमें पहले में यहाँ इंसर्ट कर देंगे, अगर वो यहाँ इंसर्ट करते हैं तो कौन सा सेल आ जाएगा पाथ में, लूप में, ये डेनियल सेल आ जाएगा, है ना, क्योंकि डेनियल सेल में देखिए नेगेटिव, हम इन नेगेटिव पहले से वहाँ परमानेंटली नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन होता रहता है, वहाँ डायल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन है यहाँ पर इस पूरा स्पॉट में, तो जिंक उससे रिएक्शन करता है, तो बहुत ज़्यादा बिना काम का रिएक्ट ना करता रहे, इसलिए वहाँ पर थोड़ा जब एक्सपेरिमेंट करना होता है, अब ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं, तब ये इनको हम यहाँ पर प्लेस कर। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ प्लग इंसर्ट करते हैं तो ये अब ये लूप में आ गया, सेकेंडरी लूप में कौन आ गया, डेनियल सेल आ गया। ध्यान से इसको देख सकते हैं सारे सेटअप को। तो अब हमारे एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, तैयार है। और ये वोल्ट मीटर, अमीटर आप देखिए सामने से सब ठीक हैं, टेस्ट किया चुका है। थोड़ा ऑन करिए, तो ऑन करके हम देखते हैं, ऑन हो गया, ये इंडिकेटर दिख रहा होगा। और जो सप्लाई में जो यहाँ लगा हुआ है सप्लाई, देखिए ये अगर सामने से देखें, तो टर्न करिए इधर मेरी ओर, तो हाँ, तो ये 3 वोल्ट है ना, जैसा ये देख पा रहे हैं इससे आप, 3 वोल्ट ठीक ठीक लगा हुआ है। ये कहाँ पर, वायर के क्रॉस। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान 3 वोल्ट ही रहेगा, और हल्का सा भी कुछ कम होने जैसा दिख रहा है, तो हम इसको, ठीक है, ये 3 वोल्ट आप देखिए 3 वोल्ट है। अगर वोल्ट भी कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट होगा, अगर वायर के क्रॉस, पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस। तो यहाँ पर आप करंट को देख सकते हैं, ये 30 और 40 के बीच में, मिली एम्पियर के बीच में है। तो 30 और 40 मिली एम्पियर के बीच में है, और ये चीज़ हम लोग, हाँ देखिए ये ध्यान से, तो ये 30 और 40 मिली एम्पियर के बीच में, हम ये हमेशा इसका ध्यान जरूर रखेंगे कि ये ऐसे ही रहे। और जो वोल्ट मीटर है, जो उसकी रीडिंग है, आप इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह, 3 वोल्ट है, ठीक है। तो बहुत देर तक एक बार में हम करंट नहीं चाहते हैं कि पास हो,
बीच में देखते रहेंगे ताकि कोई फ्लक्चुएशन हो तो ताकि वहाँ क्लियर हो जाए। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं कि ये आपके सामने ये डेनियल सेल का जो नेगेटिव है ये जब लूप में आ जाएगा यहाँ पर, तब क्या होगा, ये जब प्लग लगाएंगे तो आ जाएगा सेकेंडरी लूप में। ठीक है, लगाइए। ओके, अब क्या करेंगे, अब बैलेंस पॉइंट हम उस वायर पर देखते हैं कि बैलेंस पॉइंट जहाँ भी मिलेगा पोटेंशियोमीटर पर, देखिए 3 वोल्ट हमने वहाँ पर लगा रखा है। स्टेबल होने देंगे थोड़ा सा उसको, 3 वोल्ट को, 3 वोल्ट ही रहे, जब भी रहे 3 वोल्ट रहे। तो अब हम जा रहे हैं पहले क्या करने, जैसे कि ये सप्लाई ऑन किया और देख लिया इसको कि हम पहले 3 वोल्ट था तो 3 वोल्ट है कि नहीं है, अब भी है 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट है। ठीक है, और क्या करेंगे, अब डेनियल सेल का नेगेटिव यहाँ पर रॉड डाल दिया और यहाँ पर देखिए क्या है, ऑलरेडी ये प्लग की यहाँ पर लगा हुआ है, मीन्स डेनियल सेल क्या हुआ, सेकेंडरी लूप में आ गया। तो डेनियल सेल सेकेंडरी लूप में है और अब उसके लिए हम बैलेंस पॉइंट लेने जा रहे हैं। यहाँ 2000 ओम हमने पहले से रिमूव कर रखा है, 2000 ओम हमारे लूप में आ गया, यानी कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में आ गया। अब इसके लिए हम बैलेंस पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि बैलेंस पॉइंट कैसा मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है। अभी हम देखिए जो अपना पहली लाइन जो पॉजिटिव वाला पॉइंट था उससे दूसरी लाइन पर हैं, ये आपके लिए लेफ्ट में मिल रहा है डिफ्लेक्शन, यहाँ पर गए तो क्या हो रहा है, राइट में मिल रहा है। तो हम जस्ट दूसरा और चौथा, सेकेंड और फोर्थ वायर पर हैं। तो फोर्थ पर आपको राइट मिल रहा है डिफ्लेक्शन और यहाँ पर सेकेंड पर लेफ्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस थर्ड और यानी कि किसी में होगा। तो हम आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ बैलेंस पॉइंट क्या हो रहा है, हम टच कर रहे हैं थर्ड वायर पर एक जगह, तो बैलेंस वो लेफ्ट की ओर जा रहा है, दिखता हुआ दिख रहा है। अब थर्ड पर ही और आगे ज़्यादा लेंथ में आ गए तो ये राइट की ओर जाने लगा। तो इसी बीच में कहीं क्या होगा, बैलेंस पॉइंट होगा। तो इसी बीच में बैलेंस पॉइंट कहीं होगा, देखिए ये हम यहाँ लग रहा है कि आ गए, है ना, यहाँ टच कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेफ़्ट, यहाँ टच कर रहे हैं थोड़ा राइट, बैलेंस पॉइंट कहीं इधर ही होगा, जहाँ पर हमारा हाथ है वहीं बैलेंस पॉइंट होगा। तो जब ये हल्का सा हिल रहा है बस छूने पर, है ना, तो आइए अब जब इधर के करीब आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, जो इसके पाथ में रेजिस्टेंस था वो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर दें या एक ख़त्म कर दें, हटा दें, जीरो कर दें, ताकि बैलेंस पॉइंट क्लियर मिल जाए। अब देखिए जहाँ पर जीरो जैसा दिख रहा था वहीं पर हम टच करा रहे हैं, देखिए जा रहा है ना दूर, और दूर जा रहा है और नज़दीक आ रहा है। देखिए ये यहाँ पर ये बैलेंस पॉइंट की पोजीशन आपको मिलने जा रही है ना। मैं टच किया हूँ बैलेंस पॉइंट, देखिए यहाँ टच कर दूँ ज़्यादा उधर चला जाएगा, तो बैलेंस पॉइंट की पोजीशन ये मिलने जा रही है ना, ये यहाँ पर, ठीक, ये बैलेंस पॉइंट की पोजीशन है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ से कौन सा वायर है, ये पोजीशन है। मैं यहाँ पर ये स्केल यहाँ रख देता हूँ ऐसे, ये स्केल यहाँ रख दिया मैंने, हटा दिया इसको। अब हम इसको ऑफ कर दिए, ठीक, याद रहे कि हम यहीं पर थे। तो 1 मीटर, ये 1 मीटर पूरा है। थर्ड वायर कहाँ से आ रहा है, थर्ड वायर देखिए इधर से आ रहा है, थर्ड वायर इधर से आ रहा है ना, 1 इधर से ऐसे जा रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है। सेकंड क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट मेरे लिए जा रहा है, थर्ड मेरे लिए राइट से लेफ्ट आ रहा है, आपके लिए लेफ्ट होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, तो इधर से आ रहे हैं हम, है ना, ऐसे आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट मेरे लिए, और ये पॉइंट है 68.7, है ना, 68.7 या 8 है ये पॉइंट। तो 2 मीटर पूरा है और इधर से 68.7, तो 268 क्या हुआ, बैलेंस पॉइंट की पोजीशन हुआ। किधर से, हम इंक्रीजिंग में आ रहे थे, हम इधर से आ रहे थे, ठीक है। तो आप लीजिए 268 सेंटीमीटर डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए इंक्रीजिंग में 268 हो गया, ठीक। अब हमें एक बैलेंस पॉइंट मिल गया 268। अब हम वापस आ रहे हैं, फिर से इसको ऑन कर रहे हैं और थोड़ा डिक्रीजिंग में आ जाए, यानी कि फोर्थ वायर से आए थर्ड की ओर,
तो फोर्थ वायर में देखिए क्या है, ये इधर बैलेंस पॉइंट यहाँ पर है। अभी हम इसको फिर वो हटा लें, रिमूव रेजिस्टेंस अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अभी ये राइट जा रहा है आपके लिए, ये अभी राइट जा रहा है आपके लिए, अभी राइट जा रहा है, अभी भी राइट जा रहा है, थोड़ा सा अभी भी राइट ही जा रहा है, अभी भी राइट ही जा रहा है, अभी भी राइट ही जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि हम अप्रोच कर रहे हैं अब इधर की ओर, है ना, अब लगभग आ रहे हैं। तो अब इस ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, जब लग रहा है कि हम बैलेंस पॉइंट की ओर पहुँच गए हैं तो वहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। अभी भी राइट देखिए, अब ये हमने प्लग इंसर्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस रास्ते में ख़त्म हो गया, तो डिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ गया दिख रहा है। अभी देखिए क्या है, ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये है ना यहाँ पर। तो ये अभी इस बार मिल गया बैलेंस पॉइंट आपका, यहाँ क्या हो गया, ये 70.2, फिर वही इधर से आएंगे 70.2 आ गया, तो ये 72.2 है डिक्रीजिंग में। ये हो गया किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से प्लग बदलेंगे। देखिए ये वाला 2 वे की से इस प्लग को हटा करके अगर हम दूसरे वाले स्लॉट में रख देंगे, ऐसे डाल देंगे, तो क्या होगा, अब कौन सा आ जाएगा, लेक्लांचे सेल आ जाएगा लूप में, सेकेंडरी लूप में लेक्लांचे सेल आ जाएगा। अब इसके लिए बैलेंस पॉइंट वही काम करेंगे, हम थोड़ा इसके लिए थोड़ा ऑफ कर देते हैं 2-4 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर हम ऑन करेंगे और लेक्लांचे सेल के लिए बैलेंस पॉइंट लेंगे उसके ईएमएफ के अगेंस्ट। तो ऐसा हो गया। थ्री वोल्ट। और एक मज़े की बात है कि ये काम शुरू करने से पहले ही क्या करना है, आपको करंट नोट कर लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लेना है। तो ऊपर टॉप पर लिख दीजिए, टेबल के ऊपर वहाँ पर लिख दीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड 3 वोल्ट, है ना, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड 3 वोल्ट, और करंट कितना है, 30 मिली एम्पियर। तो ये कांस्टेंट हमेशा रहना चाहिए। तो आइए अब उसी सब सेटअप में हम क्या कर सकते हैं, ले लेते हैं रीडिंग किसके लिए, लेक्लांचे सेल के लिए। तो लेक्लांचे सेल के लिए बैलेंस पॉइंट अब देखिए हम टच करने जा रहे हैं, ऑन कर दिया है, और देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये रिमूव कर दें। फिर याद करके यही काम करना ज़रूर है कि यहाँ पर हटा देते हैं। देखिए हम सेकेंड वायर पर टच कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट आपके लिए, राइट जा रहा है। जब 7th वायर पर टच किए हैं तो 6 पर टच कर दें तब भी राइट है, 5th पर टच करें तो भी राइट है, 4th पर टच कर दें तो भी राइट ही है। सॉरी अभी 8th पर था, सॉरी 8th पर क्या है, राइट है आपके लिए, 7th पर भी राइट है आपके लिए, 6 पर भी राइट है आपके लिए, 5th पर भी टच कर रहे हैं तो राइट है आपके लिए, 4th पर टच किया तो लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हम 5th और 4th इन्हीं में हम देखेंगे कहीं ना कहीं बैलेंस पॉइंट है। तो 5th से 4th तक से 5th की ओर कौन वायर गया है, किधर से गया है, देखिए मेरे लिए लेफ्ट, यानी आपके लिए राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए लेफ्ट, यहाँ पर आपके लिए लेफ्ट, यहाँ पर आपके लिए राइट, ठीक। तो अभी 4th और 5th में हम देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लग रहा है बैलेंस पॉइंट इधर ही कहीं है, यहीं कहीं बैलेंस पॉइंट है। तो बैलेंस पॉइंट यहाँ है, तो आइए ये हम क्या करते हैं, अब इसको इंसर्ट कर देते हैं और बैलेंस पॉइंट को प्रिसाइजली मेजर करते हैं, देखते हैं कहाँ है बैलेंस पॉइंट। यहाँ ये उधर ही आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यही बैलेंस पॉइंट है, समझ रहे हैं, ये बैलेंस पॉइंट, हाँ ये बैलेंस पॉइंट है। तो कहाँ आया, देखिए ये 1 2 3 पूरा है, और 4th वायर में कहाँ आ गया, 4th वायर कहाँ से आ रहा है, 4th वायर आपके लिए राइट से लेफ्ट आ रहा है, यहाँ से राइट से लेफ्ट, मेरे लिए लेफ्ट से राइट आ रहा है
फोर्थ वायर, और फोर्थ वायर पर ये बैलेंस पॉइंट मिला हुआ है कि ये यहाँ पर फोर्थ वायर पर देख लीजिए, है ना, किधर से आना है, इधर से इधर आना है, इधर से, है ना, लेफ्ट से राइट आना है, और वो भी फोर्थ वायर पर। तो 3 मीटर तो पूरा हो गया, और उधर से इधर आए हैं तो क्या है 86.4, 86.3 है, तो 386.3 है। जब हम किधर से आए हैं, इंक्रीजिंग आए, उधर से आए, ठीक है, तो 386.3 आया। अब आ जाइए वापस, अब इसी को हम डिक्रीजिंग में कर लेते हैं, यानी फिफ्थ वायर से फोर्थ वायर की ओर आ रहे हैं। अभी तो हम थर्ड से फोर्थ की ओर गए थे, अब फिफ्थ वायर है, यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यहाँ पर इधर है, ठीक है। और ये एक बार रिमूव कर लीजिए आप, ये राइट, ये देखिए 7th वायर पर राइट, 6th वायर पर राइट, 5th वायर पर राइट, 4th वायर पर लेफ्ट, तो 5th में आ रहे हैं, 6 से 5th की ओर आ रहे हैं। देखिए तो ये 5th में हैं हम, ये यहाँ पर देखिए डिक्रीजिंग हम आ रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीजिंग, तो ये यहाँ पर फिर इंसर्ट कर दें, बैलेंस पॉइंट के नज़दीक पहुँच गए हैं, ये ऐसा। इसको मिडिल में लगभग कर लें ताकि दोनों ओर बराबर हम जा सकें। अब ये देखिए किधर जा रहा है आपके लिए राइट, ये क्या जा रहा है और राइट, ये आपके लिए राइट जा रहा है, ये लेफ्ट आ रहा है, ये राइट जा रहा है, ये यही पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया ये यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट है 86.7, 386 पॉइंट, तो 386.7 हो गया, ऐसा मिल गया। एक सेट हमारे लिए ऐसा हो गया। अब देखिए क्या है, अगर हम चाहें अब क्या काम कर सकते हैं, हम एक अलग करंट के लिए दूसरा सेट रीडिंग का ले सकते हैं, L1 L2। ये तो एक रीडिंग एक करंट के लिए हो गया, तो एक कॉलम यहाँ क्या होना चाहिए, करंट का भी होना चाहिए। यहाँ देखिए ये कॉलम सीरियल नंबर है ना, इससे पहले ही आप क्या करिए, एक कॉलम क्या करना चाहिए करंट के लिए, करंट आई कितना एम्पियर है 30 मिली एम्पियर, क्योंकि हम यहाँ पर 30 क्यों लिख रहे हैं, हमें बदलना चाह रहे हैं, हमें लगातार एक ही नहीं रखना चाह रहे हैं, करंट थोड़ा बदल दें। देखिए अभी ये 3 वोल्ट बता रहा है, हम क्यों ना इसको 2.5 वोल्ट कर दें, 2.5 कर दिया, और करंट कितना है देखिए ज़रा, करंट कितनी हो रही है 30, तो 30 थोड़ा ज़्यादा था, अभी 2.5 वोल्ट कर दिया, और ये करंट जो है अब 30 है, पहले 30 से ज़्यादा था, 35 और 40 के बीच में था। फिर अभी लेग्रांज सेल लगा हुआ है, लूप में है, लेग्रांज सेल के लिए ही पहले ले लेते हैं रीडिंग। तो आइए 2.5 वोल्ट है, और यहाँ पर जो रीडिंग है वो देख लेते हैं कहाँ पर बैलेंस पॉइंट आ रहा है लेग्रांज सेल के लिए। तो ये ये पहले आप हटा लीजिए, सेकंड पर लेफ्ट, थर्ड पर लेफ्ट, फोर्थ पर भी लेफ्ट, फिफ्थ पर भी थोड़ा लेफ्ट ही लग रहा है, फिफ्थ पर भी थोड़ा क्या है लेफ्ट ही लग रहा है, लेकिन बैलेंस 6 पर क्या हो रहा है राइट। तो फिफ्थ और 6 में हम देखते हैं, अभी हम इंक्रीजिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बैलेंस पॉइंट अब जानने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर इंसर्ट कर देंगे थोड़ा क्लियर। आइए ऐसे, ये हाँ यहीं पर है, ये बैलेंस पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ बैलेंस पॉइंट है फिफ्थ पर, 4 पूरा है और फिफ्थ पर है, तो फिफ्थ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मेरे लिए राइट से आ रहा है लेफ्ट की ओर, आपके लिए क्या है लेफ्ट से राइट है फिफ्थ वायर, तो 4 वायर तो पूरा होगा, और फिफ्थ में कितना है ये यहाँ आएगा, तो फिफ्थ में ये 54.8, ये 2.5 वोल्ट हमने लगा दिया है, तब 457.8 है ना, 457.8 ऐसा होगा। करंट कितनी उसमें वोल्ट लेते 2.5 वोल्ट, करंट थोड़ा सा प्रिसीजन में नहीं है भाई,
30 और 30, पहले 35 30 और 40 के बीच था, अब 30 है। तो वोल्ट आप अलबत्ता लिख सकते हैं, 2.5 वोल्ट है। उसके बगल में हम करंट वो देख लेंगे, करंट कांस्टेंट है, अब वो 30 से थोड़ी सी नीचे है। अब क्या हो गया, ये तो इंक्रीजिंग में था, डिक्रीजिंग में आ गए, तो 6 में राइट है और हम 6 में कम की ओर आ रहे हैं, ऐसे 6 से कम की ओर आ रहे हैं। देखिए ये फिफ्थ में आ गए, फिफ्थ में आ गए। अब हम बैलेंस पॉइंट की ओर आ रहे हैं, इसी के आसपास है, ए पॉइंट के आसपास है। देखिए अब ये किधर जाना है हमको, ओहो ओह फोर्थ में आ गए थे, सॉरी, ये इधर है और आ गए यहाँ पर। देखिए ये यहाँ बैलेंस पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पर आ गए 460.6 है ना, 460.6, 460.6, ठीक है। अभी थोड़ा इसको हम रिलैक्स करते हैं और अब डेनियल के लिए लेंगे रीडिंग इस करंट पर। अब उसके लिए बैलेंस पॉइंट हम देख रहे हैं और 2.5 वोल्ट लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस। तो अभी देखेंगे यहाँ पर क्या है, हाँ कनेक्ट करिए। देखिए ये किधर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, अभी भी लेफ्ट है, अभी भी लेफ्ट है। अभी देखिए क्या है, हाँ अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अब और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, नहीं ऊपर वायर टच करिए, वायर वायर ये वाला वायर चौथे पर जाए, फोर्थ पर। अब ये क्या हुआ, राइट चला गया। तो थर्ड पर थे तो लेफ्ट था और फिफ्थ पर है तो राइट चला गया, वापस पहुंच जाएंगे थर्ड पर। वर्टिकल रखे ऐसे, ठीक है। तो बैलेंस पॉइंट कहीं इसी के आसपास दिख रहा है, ना लेफ्ट है ना राइट है, और ये फोर्थ वायर है। हम अब क्या करते हैं, अब इसमें हम लगा देते हैं प्लग, ये रेजिस्टेंस को हटा लेते हैं। बैलेंस पॉइंट अब थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं, इसी पर कहाँ है बैलेंस पॉइंट, इधर पड़ रहा है ना। अब ऐसे वापस आ जाते हैं, ये यहाँ, ये ना हुआ। और ये आप समझ सकते हैं कि फोर्थ वायर पर है, तो फोर्थ वायर कहाँ से आ रहा है, आपके लिए राइट टू लेफ्ट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट फोर्थ वायर आ रहा है। तो 3 मीटर तो पूरा हो गया, ये 1 2 3 पूरा हो गया। फोर्थ वायर यहाँ से इधर आ रहा है। तो जब भी आप बैलेंस पॉइंट आप देखेंगे, इसकी वैल्यू को जस्ट हाँ, तो ये नहीं इधर से आ रहा है, 1 2 3 हो गया, फोर्थ वायर इधर से आ रहा है, देख रहे हैं। तो फोर्थ वायर इधर से आ रहा है, तो 300 किस पर आ रहा है, 23.2 है ना, ये है 323.2। तो हम इसको इंक्रीजिंग में 323.2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर यहाँ से आएंगे ऊपर से, कि आपने जैसे कि मान लीजिए सॉरी उस पर निकालिए, ये पहले हटा कर तब टच कराए, ठीक है। यहाँ पर आ गए, ये कौन सा है, 7th वायर, 7th वायर पर राइट हो रहा है डिफ्लेक्शन, 6 पर भी राइट, 5th पर भी राइट लेकिन कम राइट है, 4th पर आ गए, 3rd पर आए तो लेफ्ट हो गया, 4th पर ही रुकते हैं, फिर वहीं पर। तो फिर इसी के आसपास कहीं ना कहीं बैलेंस पॉइंट है। और देखिए ये यहाँ से होता हुआ ये इधर जाएंगे और अभी भी लेफ्ट राइट राइट लग रहा ना, कम हो रहा है धीरे धीरे। हाँ देखिए ये बैलेंस पॉइंट हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लगभग आ गए बैलेंस पॉइंट, लीजिए इसको देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर है। तो नहीं अभी ये अभी क्या करेंगे, तो अभी तुरंत यहाँ पर बैलेंस पॉइंट मिल गया, लगभग मिल गया, अभी पता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस रास्ते से हटाएंगे इसके, उसके बाद देखेंगे हाँ ये प्रिसाइजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। और सेंसिटिव ठीक है, बैलेंस पॉइंट ठीक मिल गया। हाँ तो ये देखिए अब डिक्रीजिंग में आ गए, तो 324.5 यही है, 324.5 ये हो गया। आपने इतना 2.5 वोल्ट अप्लाई किया था, तो
ये 4th वायर पर है तो 3 मीटर पूरा हो गया, और 3 के बाद 4 इधर से आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम बोल्ट बदल सकते हैं, और यहाँ 2.5 वोल्ट था, ये 3.5 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आइए फिर देखते हैं क्या रीडिंग होती है। किसके लिए अब बैलेंस पॉइंट किसके लिए ले आएंगे, डेनियल सेल के लिए ही ले लीजिए पहले, उधर हैं तो 237.4 ये हो रहा है। नहीं, ये यहाँ डेनियल सेल इधर लिखा हुआ, डेनियल सेल इधर लिखा हुआ है 237.4, ये इंक्रीजिंग में है। डिक्रीजिंग में क्या होता है 38.9 है ना, 38.9 एक है। चलिए हो गया 238.9। अब हम लेक्लांसी सेल के लिए देखेंगे, ये यहाँ पर प्लग बदलेंगे। लेक्लांसी सेल के लिए अब कितने वोल्ट पर, 3.5 वोल्ट लगाया हुआ है वहाँ पर। अब भी देख लीजिए 3.5 वोल्ट है कि नहीं है, यस है, 3.5 वोल्ट अब भी है। चलिए 3rd पर भी लेफ्ट, 4 पर राइट जा रहा है, तो 3rd 4th कहीं अब नज़दीक ही हैं। तो 4th वायर पर मिला हुआ है। 4th वायर कहाँ से आ रहा है, 3rd के बाद 4th कहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं 3rd के बाद 4th कहाँ से आ रहा है, ये राइट से लेफ्ट आ रहा है आपके लिए, है ना। जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में इसमें हैं उनके लिए क्या हो रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट है, लेकिन आपके लिए ये राइट टू लेफ़्ट आ रहा है। तो 3 मीटर तो पूरा है, और जो एडिशनल है 4th वायर पर वो किधर से मेजर करेंगे, इधर से मेजर करेंगे, इधर से फिंगर घुमा रहे हैं, ठीक। चलिए तो रखिए स्केल और नापिए। कितने आ रहे हैं 1.43। चलिए लिखिए, सही है ना। हाँ जो भी है 1.43 ही बस लिखिए, 1.44। ठीक। हाँ ओके। अगला रेशियो देखिए, तो ये देखिए रेशियो यहाँ पर 1.43, 1.42, 42 ही तो आया, 42 ही लिख दीजिए उसको। 1.4 इसको। ठीक है। तो ये रेशियोज जो तीनों केसेस में आए हैं, देखिए रेशियोज कितने मैचिंग हैं, कितने अच्छे हैं, 1.43, 1.42, 1.42 है ना। यही इसके आसपास ही लगभग होता भी है। तो बहुत ठीक वैल्यू आई है, रेशियो बहुत ही अच्छा आया हुआ है ना। और हम इसके अब इन रेशियोज का मीन लेंगे, तो मीन रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों को सम कर देंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा हमारे लिए वो रिजल्ट हो जाएगा। तो यही रिजल्ट हम फिर वहाँ लिखेंगे विद प्रिकॉशन, और जो भी आगे चीज़ें हैं आपका सोर्सेस ऑफ एरर, ये सब लिखने के बाद लिख लेंगे। और लेकिन उससे पहले तो रिजल्ट लिखेंगे। तो कैलकुलेशन में क्या करते हैं आप, इन्हीं सब का तीनों का मीन लेते हैं। तो ठीक है, इसको आगे मीन लेके देख लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि 1.42 के आसपास ही आएगा मीन, जो भी आएगा। तो ये प्रोसेस हो गई। तो ये रहा आपका रिजल्ट तैयार है, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये तो रेशियो है। क्या तो मीन रेशियो क्या हो जाएगा, 1.43 + 1.42 + 1.42, तो नियरली 1.42 ही आया। तो ये हो गया रिजल्ट, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट हम कह सकते हैं इसको। तो ठीक रिजल्ट है। और अब यहाँ से क्या करते हैं कि बाकी तो ठीक, अब तो आपके अब रिकॉर्ड बुक का काम हो गया। वहाँ रिकॉर्ड बुक में अपना लिखते हैं, उसके बाद फिर एरर, सोर्सेस ऑफ एरर और प्रिकॉशंस वो भी साथ में लिखते हैं। अपरेटस को यहाँ अपरेटस छोड़ने से पहले यानी कनेक्शंस ओपन करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं ये जो सेल वगैरह का जो सप्लाई है वो आप करेंगे। सेल में से इस एक्सपेरिमेंट में जो स्पेशली जो डेनियल सेल है उसका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसका जो H2SO4 सॉल्यूशन है, दोनों को क्या करते हैं आप वहाँ से हटा लेते हैं, किसी बीकर में डाल लेते हैं। अदरवाइज़ ये क्या करता है फिर अंदर रिएक्शन होते हैं, एसिड वगैरह थोड़ा सा जो H2SO4 सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट में जाके थोड़ा सा पूरा स्पॉट होने की वजह से मिलता रहता है, तो उसको हम ये एक प्रिकॉशन के तौर पर उसको हम हटा लेते हैं।
तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट ठीक से समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक्स टू शुभम एंड हर्ष, इनको देख लीजिए, इन्होंने बहुत बढ़िया से पेशेंस के साथ परफॉर्म किया है और पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने साथ में कराया है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे और आप जो भी चीज़ जान रहे हैं उसको दूसरों तक शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी को एक्सपेरिमेंट देखने के लिए, और अपने से करने का प्रयास करिएगा जब आप एप्रेटस पर आइएगा। ओके, थैंक यू अगेन।